हाय एवरीबॉडी, आज हमने आप सभी के लिए क्रिया से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके सभी विद्यार्थियों के लिए। आप इस वीडियो में क्रिया से संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई किताब या कहीं भी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरी देखिए, आपको क्रिया से संबंधित सभी चीजों की जानकारी हो जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। इससे पहले भी मैंने क्रिया से संबंधित एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने क्रिया के बारे में और क्रिया के भेदों के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आप उस वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होता है। काम के नाम को क्रिया कहते हैं, काम के नाम को क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो राम यहाँ कौन सा काम कर रहा है, खाने का। क्या खाने का, आम को खाने का। तो राम यहाँ जो काम कर रहा है, राम यहाँ जो काम कर रहा है वही क्रिया है। राम यहाँ जो काम कर रहा है उस काम का क्या नाम है, खाना। तो खाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, है ना क्लियर। चलिए काम के नाम को क्रिया कहते हैं, ठीक है। कर्म की दृष्टि से क्रिया कितने तरह की होती है, ठीक है। क्रिया के लिए कर्म का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कर्म विषय के बारे में होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म के अनुसार क्रिया दो तरीकों से बांटी गई है। सबसे पहले समझिए कि कर्म आखिर होता क्या है। हमने इससे पहले आपको एक वाक्य दिया, राम आम खाता है ना। तो राम जो यहाँ काम कर रहा है उस काम के नाम को क्रिया कहते हैं, क्लियर। अब जब राम जो काम किया, जब राम कोई काम किया तो वो किस चीज पर काम किया, आम पर किया। या दूसरे तरीके से समझिए, राम जब काम किया तो किसमें बदलाव हुआ, आम में बदलाव हुआ। और तरीके से समझिए, राम जब कोई काम किया तो किस पर प्रभाव पड़ा, आम पर प्रभाव पड़ा। तो जब कर्ता कोई काम करता है, यहाँ राम एक कर्ता है, तो जब कर्ता कोई काम करता है तो जिस चीज में बदलाव होता है या जिस चीज पर प्रभाव पड़ता है उस चीज को कर्म कहते हैं, क्लियर है। तो कर्म के अनुसार, किसी भी क्रिया के कर्म के अनुसार कर्म क्रिया को दो भागों में बांटा गया। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब ये दोनों क्या है, स दोनों में देखिए, दोनों में कर्म शब्द सेम है, आगे एक में स लगा दिया गया है, एक में अ लगा दिया गया है। तो स का मतलब साथ होता है और अ का मतलब नहीं होता है। यहाँ स का मतलब साथ और अ का मतलब नहीं। तो जिस क्रिया में कर्म हो उसको सकर्मक क्रिया और जिस क्रिया में कर्म नहीं हो उसको अकर्मक क्रिया। दूसरे तरीके से समझिए, जिस क्रिया का कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, रचना के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं, रचना के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक में आपको इसका लिखा हुआ है कि रचना के अनुसार क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, रचना के अनुसार क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। तो रचना के अनुसार क्रिया कितने तरह की होती है, 5 प्रकार की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, धातु से आप क्या समझते हैं, धातु क्या चीज होता है। तो साइंस का चीज हो गया धातु, अधातु, उपधातु। लेकिन यहाँ हिंदी व्याकरण में धातु का एक अलग महत्व है, एक अलग पहचान है, ठीक है। संस्कृत भाषा में धातु को, क्रिया को धातु कहते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ये धातु शब्द जो है हिंदी भाषा में वो संस्कृत भाषा से ही आई है, ठीक है। तो क्रिया के जो मूल रूप होते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। चलिए आप यहां से समझ जाइएगा। जैसे यहां हम लिखते हैं पठ, क्या लिखा, पठ, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ना। तो ये क्या बन गया, पढ़ना। क्या बन गया, पढ़ना। तो यहाँ देखिए, ये जो पठ है यही क्या है, धातु है, ठीक है। ये क्या है, धातु है। और जब हमने इसमें ना जोड़ दिया, जब हमने इसमें ना जोड़ दिया तो ये जो नया शब्द बन करके आया पढ़ना, ये जो नया शब्द बन करके आया पढ़ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया क्या है, किसी काम के नाम है, किसी काम के नाम को क्रिया कहते हैं, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा इस पढ़ना का जो मूल जो रूप हुआ वो क्या हुआ, पठ हुआ, ठीक है। पठ हुआ और इसी पठ को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया विकारी है या अविकारी। क्रिया विकारी शब्द होता है या अविकारी शब्द होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर विकारी अविकारी क्या होता है। तो विकारी वैसे शब्द को कहते हैं
जिसके रूप को, जिसकी बनावट को हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे बहादुर है तो हमको उसको क्या कर सकते हैं, बहादुरी से, ठीक है, तो उसको हम लोग बदल सकते हैं। उसी तरह से क्रिया को भी हम लोग बदल सकते हैं। अभी क्या है, पढ़ना, फिर हम क्या इसको कर सकते हैं, पढ़ता है। फिर क्या कर सकते हैं, पढ़ रहा है, पढ़ती है। तो हम इस क्रिया को कई रूप में बदल सकते हैं। क्रिया को हम कई रूप में बदल सकते हैं। क्रिया की बनावट को हम, क्रिया के जो शब्द होते हैं उसकी बनावट को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द में हम लोग बदलाव कर सकते हैं, उसके रूप को बदल सकते हैं, वैसे शब्द को विकारी करते हैं। और जिसको हम लोग नहीं बदल सकते उसको अविकारी करते हैं। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए, एक शब्द है और, क्या है और, इस और को आप किसी और दूसरे तरीके से बदल सकते हैं, तथा, अब, इस सारे शब्द को आप नहीं बदल सकते हैं, ये अविकारी है, नहीं बदल सकते हैं, तो नहीं बदलने लायक। ठीक है, तो जिस शब्द में आप बदलाव कर सकते हैं उसको विकारी, और जिस शब्द में आप बदलाव नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, अविकारी। ठीक है, तो अब देखिए कि आप क्रिया को किस में रखिएगा, विकारी में कि अविकारी में। तो ऑब्वियसली क्रिया किस में हो जाएगी, विकारी में। तो क्रिया किस तरह का शब्द है, विकारी शब्द है। ठीक है, तो क्रिया क्या हो जाएगी, विकारी, क्रिया विकारी हो जाएगी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिया उद्देश्य है या विधेय है। क्रिया उद्देश्य है या विधेय है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जानिए कि आखिर उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो हम आपको एक वाक्य देते हैं, राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। तो सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य के नाम से हम लोग जानते हैं। और बाकी जितने सारे शब्द होते हैं सब्जेक्ट के अलावा, यानी कर्ता के अलावा जितने भी शब्द होते हैं वाक्य में, तो सभी के सभी कहाँ आ जाते हैं, विधेय में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, विधेय में, विधेय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप इस बात को देख करके समझ जाइए कि क्रिया क्या होगी, उद्देश्य होगी कि विधेय होगी। ऑब्वियसली क्रिया विधेय होगी। अब देखिए कि आखिर उद्देश्य विधेय कहते हैं किसको। उद्देश्य यहाँ कौन है, राम है, और विधेय कौन है, पढ़ता है। ठीक है, तो कर्ता के अलावा जितने भी वाक्य में शब्द होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विधेय। क्यों विधेय होते हैं, क्योंकि विधेय का मतलब होता है कंप्लीट करने वाला, पूरा करने वाला, सही तरीके से समझाने वाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए राम के बारे में पूरी तरह से आपको कंप्लीट जानकारी कौन दे रहा है, पढ़ता है। केवल राम अगर हम बोल देते हैं तो राम से कोई अर्थ नहीं निकलता। राम एक नाम है, किसी लड़के का नाम हो सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अभी कहाँ किस चीज को कर रहा है, इसकी जानकारी हमको कौन दे रहा है, पढ़ता है। तो एक कंप्लीट कौन कर रहा है, राम को, पढ़ता है। तो जो चीज वाक्य में उद्देश्य की पूर्ति करता है, जो शब्द उद्देश्य की पूर्ति करता है वाक्य में, उसको विधेय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पढ़ता है क्या, विधेय है, तो क्रिया क्या हो जाएगी, विधेय हो जाएगी। क्लियर है, ये हो जाएगी आपका विकारी, और ये हो जाएगी विधेय। ठीक है, क्रिया वाक्य में काम करती है, क्रिया वाक्य में काम करती है। किस चीज का काम करती है, तो क्रिया वाक्य में विधेय का काम करती है। यही चीज आएगा यहाँ पर, क्रिया क्या करती है, विधेय का काम करती है, विधेय का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, हमने तो 5 ही तरह की संज्ञा पढ़ा है, अगला टाइप का कौन सा संज्ञा आ गया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। क्रियार्थक संज्ञा, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो ऐसा संज्ञा होगा जो क्रिया से बनाया जाएगा, जो क्रिया से बनाई जाएगी वैसी क्रिया। ठीक है, ऑब्वियसली क्रिया से ही बनेगा। जैसे देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ देखिए टहलना जो शब्द है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। और टहलना यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो आप देखिए कि सब्जेक्ट के जगह पर हम 2 ही तरह के शब्दों को रखते हैं, एक संज्ञा और एक सर्वनाम, एक संज्ञा और एक सर्वनाम। सर्वनाम किस कौन सा होता है, तो संज्ञा के जो बदले में यूज होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा क्या होता है, किसी न किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो टहलना क्या है,
एक नाम है। किसका नाम है? काम का नाम है। ठीक है, तो काम के नाम को भी हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ लेकिन है, आपको क्रियार्थक संज्ञा तभी मालूम पड़ेगा जब उसका यूज किसी वाक्य में किया जा चुका है। ठीक है, खाली अगर आपको टहलना कह दिया जाए, टहलना क्या है, टहलना क्या है, तो आप ऑब्वियसली उसको कहेगा कि यह एक क्रिया है। लेकिन यहाँ इस वाक्य के अनुसार पूछा जाए कि इस वाक्य के अनुसार टहलना क्या है, तो इस वाक्य के अनुसार टहलना एक क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है तो ये क्रिया, लेकिन इसका यूज इस वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया है, इसलिए टहलना क्या है? एक क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी टहलना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, अगला है कृदंत क्या होता है। अगला है क्वेश्चन त्रिदंत क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिदंत किसे कहते हैं? तो आप फिर से लीजिए पढ़ना। ठीक है, ये पढ़ना क्या है? क्रिया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रिया। ठीक है, क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया है। ठीक, तो त्रिदंत क्या हो जाएगा? देखिए, आप पढ़ना को आप चेंज करिए, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ चुका है, पढ़ चुकी है। ठीक है, ऐसे इस तरह से आप बहुत सारे बना सकते हैं पढ़ना से। ठीक है, तो पढ़ना तो क्रिया हो गया, ये तो क्लियर है। अब ये सारे क्या है, तो इन सारे को भी पढ़ना से जो हमने बदला, इतने सारे रूपों में, इतने सारे अलग अलग टाइप के शब्दों में। ठीक है, तो पढ़ना से जो हमने इस तरह से जो शब्दों को बनाया, इस तरह से बनाया, इसको भी एक नाम दिया गया, और वो नाम क्या है? त्रिदंत। ठीक है, तो वो नाम क्या है? त्रिदंत है। तो इन सभी रूपों को, इन सभी जो बदलाव किया गया पढ़ना से, इस बदले हुए रूप को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिदंत कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिदंत। ठीक है, इन सभी बदले हुए रूप को क्या कहेंगे हम लोग? त्रिदंत कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? कृदंत क्या होता है? तो किसी क्रिया के बदले हुए रूप को कृदंत कहते हैं। क्रिया के विभिन्न रूप को कृदंत कहते हैं। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? ठीक है, कर्म के अनुसार क्रिया दो तरह की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के तो कर्म कोई होता ही नहीं, बच गया सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, तो सकर्मक क्रिया कितने तरह की होती है? ठीक है, तो सकर्मक क्रिया दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की। ठीक है, सकर्मक क्रिया कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। कौन कौन? एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया। ठीक है, मतलब जिस क्रिया की एक कर्म हो, जिस क्रिया की केवल एक कर्म हो, उसको एक कर्मक क्रिया कहेंगे, और जिस क्रिया की दो कर्म हो उसको द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। लेकिन इसको हमको फिर वही बात आ जाता है कि जब इसका यूज किसी वाक्य में किया हुआ रहेगा, और उस वाक्य को देखने पर यदि हमको मालूम पड़ेगा कि इसमें दो कर्म है, तभी उस क्रिया को हम लोग कहेंगे द्विकर्मक। यदि उस वाक्य को देखने पर हमें मालूम पड़ता है कि उसके कर्म एक है, तो उस क्रिया को कहेंगे हम लोग एक कर्मक क्रिया। जैसे देखिए, मैं आम खाता हूं। ठीक है, अगला हो जाएगा मैं रामू को आम देता। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर क्रिया कौन सी है? खाना, यहाँ देना। यहाँ खाना क्रिया हो गया, यहाँ देना क्रिया हो गया। गुड। अब देखिए कि यहाँ पर केवल एक ही कर्म है, कौन सा है? आम। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? खाना क्रिया को क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए कि यहाँ देना का दो कर्म है, एक तो आम है और एक है राम। एक आम और एक राम। ठीक है, तो यहाँ देना को कौन सी क्रिया कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। और एक बात ध्यान दीजिए, कर्म भी दो तरह के होते हैं। कर्म भी दो तरह के होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। ध्यान दीजिए इस पर। कर्म दो तरह के होते हैं, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। यहाँ देखिए, आम क्या है? एक निर्जीव कर्म है, और रामू क्या है? एक सजीव कर्म है। तो जो निर्जीव कर्म होता है वो क्रिया के नजदीक रहता है, और जो निर्जीव रहता है वो क्रिया के नजदीक, और जो सजीव रहता है वो क्रिया से दूर होता है। और एक बात, जो को हम लगाए हैं, को का इस्तेमाल आप केवल सजीव कर्म में ही कर सकते हैं। ठीक है, निर्जीव कर्म में आप नहीं कर सकते। जैसे देखिए,
मैं आम खाता हूं, यहां अगर आप लिख दिए मैं आम को खाता हूं, तो ये वाक्य आपका गलत हो जाए, ठीक है। क्योंकि निर्जीव कर्म में हम लोग को का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल सजीव कर्म में ही हम लोग को का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक कर्मक और द्विकर्मक। क्लियर है? चलिए, सकर्मक क्रिया 2 तरह की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया वाला एक वाक्य बनाइए। अभी हमने बनाया था राम मुझे आम देता है, राम मुझे आम देता है, तो यहाँ 2 कर्म हो गया, एक मुझे और एक आम, ठीक है। अगला देखिए, धातु में ना जोड़ने पर क्या बनता है। ये तो बिल्कुल आसान हो गया। धातु में, किसी धातु में यदि ना जोड़ते हैं तो क्या बनता है, किसी धातु में ना जोड़ने पर क्या बनता है, क्रिया बनता है। क्या बनता है? क्रिया। किसी धातु में ना जोड़ने पर क्या बनता है, क्रिया बनता है। और कौन सी क्रिया बनता है, समान क्रिया बनता है, बिल्कुल सिंपल क्रिया, ठीक है, समान क्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। संयुक्त क्रिया क्या होता है? संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जिसमें 2 क्रियाएं मिली हुई या 2 से ज्यादा क्रियाएं का मिलावट हो, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा क्रिया हो। तो किस तरह का होगा? अब देखिए बहुत सारे क्रिया का आप यूज करते हैं आप अपनी बोलचाल की भाषा, जैसे चले जाओ, खा लो, मर जाओ, प्यार करो, यहाँ आओ, नहीं सॉरी यहाँ आओ नहीं, चले आओ। तो इसमें देखिए सभी में 2-2 क्रिया का इस्तेमाल होगा। जैसे प्यार करो तो प्यार करना, और एक हो गया चले जाओ, एक चलना भी और एक आना भी, ठीक है। मर जाओ, मरना भी और एक जाना भी। तो ये सभी के सभी क्या है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है। जैसे एक ही उदाहरण हमको पूछ रहा है तो लिख दीजिए चल आना, चल आना, ठीक है, मर जाना। मतलब लिखिए वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी। अब बताइए कि ये कौन सी क्रिया है? अभी आप देख करके ही समझ जाइए कि इसमें 2 क्रिया है, एक लगना और एक होना। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अगला देखिए, नाम धातु क्रिया किस तरह के शब्दों से बनती है। नाम धातु क्रिया किस तरह के शब्दों से बनती है, ठीक है। तो नाम धातु क्रिया जो है 3 तरह के शब्दों से बनाई जाती है। पहला संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से जब कोई क्रिया बनती है तो उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया, ठीक है। जैसे देखिए हम संज्ञा से भी क्रिया बना सकते हैं, ठीक है, संज्ञा से भी क्रिया बना सकते हैं। जैसे इज्जत जाना, ठीक है, इज्जत जाना, कर्म करना, चोरी करना। तो ये सब जो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इन भाववाचक संज्ञा का इस्तेमाल करके भी आप क्रिया बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि सर्वनाम से कैसे बनेगा। सर्वनाम में जैसे एक शब्द होता है अपना, अपना से क्या बना सकते हैं आप, अपनाना। विशेषण से आप कई तरह के क्रिया बना सकते हैं, जैसे गर्म करना, अच्छा लगना, बुरा लगना, ठीक लगना। ये सभी क्या है, विशेषण से बनने वाले क्रिया होते हैं। तो आप जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से भी कई प्रकार की क्रिया बना सकते हैं। और जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जब कोई क्रिया बनती है तो उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो आप यहाँ पर कोई एक नाम धातु क्रिया किस तरह के शब्दों से बनती है, तो ओबियसली संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से, और विशेषण के शब्दों से नाम धातु क्रिया बनती है। चलिए अगला, पूर्वकालिक क्रिया किस काल में होती है। पूर्वकालिक क्रिया किस काल में होती है। पूर्वकालिक क्रिया किस काल में होती है। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं वैसी क्रिया को जब किसी वाक्य में 2 क्रिया होती है, किसी वाक्य में 2 क्रियाएं होती है और उस वाक्य में 2 काम किया जाता है, ठीक है। और उन दोनों कामों को करने में सिर्फ समय का अंतर होता है। मतलब एक क्रिया पहले हो जाती है और एक क्रिया बाद में होती है। एक क्रिया पहले समाप्त हो जाती है और एक क्रिया समय के अनुसार बाद में समाप्त होती है। तो जो क्रिया पहले समाप्त होती है उस क्रिया को कहते हैं
पूर्वकालिक क्रिया। जैसे जैसे मैं नहा कर खाता हूँ, मैं नहा कर खाता हूँ। तो यहाँ देखिए दो क्रियाएं हुआ है यहाँ पर, एक नहाना और एक खाना। तो बताइए कि इसमें कौन सी क्रिया जो है पहले समाप्त हो रही है, मतलब पूर्व काल में समाप्त हो रही है। काल का मतलब ही समय होता है, तो कौन सी क्रिया पूर्व काल में समाप्त हो रही है? नहाना। ऑब्वियसली नहाना ही समाप्त हो रही है, तो नहाना क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि पूर्वकालिक क्रिया किस काल में होती है? तो क्या लिखेंगे? भूतकाल में। क्या लिखेंगे? भूतकाल में या बीते हुए समय में, बीते समय में। अगला तो है प्रेरणार्थक क्रिया कितने तरह की होती है? प्रेरणार्थक क्रिया कितने तरह की होती है? तो प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह की होती है। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि आखिर प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। तो प्रेरणार्थक क्रिया उस तरह की क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया को कर्ता खुद न करके किसी दूसरे से करवाता है। ठीक है, जिस क्रिया को कर्ता या सब्जेक्ट खुद नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है, वैसी क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैंने अपना बाल कटवाया, मैंने अपना बाल कटवाया। तो अब बताइए कि इसमें इस जगह पर मैंने क्या बाल को मैंने खुद काटा है? नहीं काटा है। मैंने क्या किया कि अपने बाल को किसी और से कटवाया ही ना। तो अब देखिए कि तो यहाँ जो कटवाना जो क्रिया होगा, कटवाना क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हम लोग इस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया ही क्यों करते हैं, है ना बात। तो प्रेरणार्थक क्रिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है कि जब अपने अपना बाल कटवाया तो हमने किसी को कहा, किसी को आदेश दिया, किसी को प्रेरणा दी, किसी को मोटिवेट किया, किसी को उकसाया। ठीक है, किसी को कहा। ठीक है, और वो फिर हमारी बात को समझ करके फिर उसने क्या किया कि हमारे बाल को काटा। मतलब ये हुआ कि हमने अपने बाल को कटवाने के लिए किसी को प्रेरणा दी। क्या दिया? प्रेरणा दी, और उसको प्रेरित किया, और वो व्यक्ति प्रेरित होने के बाद जो है हमारे बाल को काटा। ठीक है, तो ये जो काटने का जो काम हुआ किस अनुसार से हुआ? प्रेरित करने के अनुसार से। इस कारण से कटवाना जो क्रिया हुआ वो क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर है? चलिए देखिए, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है दो तरह की। कितने तरह की होती है? दो तरह की। जैसे एक हुआ लिखाना और एक लिखवाना। क्या हुआ? लिखवाना। ठीक है, एक लिखाना और एक लिखवाना, दोनों का मतलब एक ही है, लिखाना या लिखवाना। लेकिन इसके रूप जो होते हैं दो तरह के होते हैं। ओब्वियसली क्रिया के लास्ट में यदि आना लगा रहे या वाना लगा रहे तो उस क्रिया को हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे पहली क्रिया होती है लिखना, उसको क्या किया? लिखाना, यानी इसमें आना लगा। फिर क्या हुआ? लिखवाना, यानी इसमें वाना का यूज हुआ। ठीक है, तो अगर समान क्रिया में आना हम जोड़ देते हैं या समान क्रिया में वाना जोड़ देते हैं तो वो क्रिया कौन सी बन जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह की होती है, एक आना वाले और एक वाना वाले। ठीक है, एक आना वाला और एक वाना वाला। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह की होती है, एक आना लगा करके बनता है और एक वाना लगा करके बनता है। ठीक है, चलिए आखिरी क्रिया है पढ़ना क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में बदलिए। बिल्कुल आसान है अब आपके लिए। पूर्वकालिक क्रिया पढ़ना को बनाना है तो पूर्वकालिक हो जाएगा आपका पढ़कर, पढ़कर, और दूसरा प्रेरणार्थक अगर बनाते हैं तो इस तरह से पढ़ाना या पढ़वाना, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन लिए हैं क्रिया से संबंधित, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोग आपस में लड़ रहे थे, इस वाक्य में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या है? ठीक है, तो देखिए एक आया है मुख्य क्रिया और एक आया है सहायक क्रिया। ये दोनों क्या होते हैं? मुख्य क्रिया वो होते हैं जो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया का रोल निभाते हैं, यानी जो मेन काम का जो नाम होता है किसी वाक्य में उसको मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, और जो शब्द मुख्य क्रिया की सहायता करती है या जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसको सहायक क्रिया कहते हैं। नाम से ही पता चलता है सहायक क्रिया कौन होगा, सहायता करने वाली, और मुख्य क्रिया कौन होगी? जो मुख्य होगी, जो प्रधान होगी, जो प्रमुख होगी, वही क्या होगी? मुख्य क्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ इस बात को आप देखिए, लोग आपस में लड़ रहे थे तो इसमें मुख्य क्रिया कौन सी हो जाएगी? लड़ना। क्या होगी? लड़ना। ठीक है, तो लड़ना क्या हो जाएगी? इसमें मुख्य क्रिया हो जाएगी लड़ना। ठीक है, और सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी?
रहे थे। क्या हो जाएंगे? रहे थे। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ वाक्य लिए हैं, इन वाक्य में क्रियाओं का यूज किया गया। आप इस वाक्य को पढ़ करके और देख करके बताइए कि वो जो क्रिया इसमें यूज की गई है वो क्रिया के अनुसार, क्रिया के भेदों के अनुसार वो किस क्रिया की कैटेगरी में रखे जाते हैं या किस क्रिया की कैटेगरी के अंतर्गत वो आएंगे। चलिए देखते हैं। ये सभी जो हमने वाक्य लिया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, खासकर सीबीएसई और बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और एग्जाम में आपको कोई बात दे दिया जाएगा और उस बात से आपको पूछा जाएगा कि इस बात में जो क्रिया इस्तेमाल की गई है वो कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो ज्यादातर आपसे यही पूछा जाएगा कि सकर्मक या अकर्मक, ये क्रिया कौन सी है, सकर्मक है या अकर्मक है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर और भी क्रियाओं का यूज किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेरी गाय का दूध रोगी गाय का दूध पीता। ठीक है, तो यहाँ जो पीना है, पीना क्या है, सकर्मक है कि अकर्मक? सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया? ठीक है, तो आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि कोई क्रिया सकर्मक होती है कि अकर्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्रिया कौन सी है, पीना। कौन सी क्रिया है? पीना है। ठीक है, तो इस क्रिया के पहले क्या लगाइए? क्या लगाना है? क्या लगाइए, नहीं तो किसको लगाइए, दोनों लगाइए। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर इस पीना जो है इसको क्या करिए? पीता है। क्या करना है? पीता है। अब बताइए क्या पीता है, किसको पीता है? कोई जवाब आएगा कि नहीं आएगा? तो जरूर जवाब आएगा। यहाँ पे क्या पीता है? तो दूध पीता है। दूध पीता। ये दूध क्या हुआ? कर्म हुआ। क्या हुआ? कर्म हुआ। तो जिस क्रिया का कर्म होता है, जिस क्रिया का कर्म होता है उसको क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर जो पीना हो गया, पीना क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। हाँ, चलिए अगला देखते हैं। वह तेज दौड़ता है। यहाँ देखिए दौड़ना क्रिया है। अब बताइए कि दौड़ना क्या है, सकर्मक है कि अकर्मक है? आप फिर इसमें उसी तरह से लगाइए। क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है? ठीक है, क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है? कोई जवाब नहीं, कोई कर्म नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर है? मैंने उससे खत लिखवाया। मैंने उससे खत लिखवाया। ठीक है, जिस क्रिया में आना या वाना लगा रहे उसको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक। सबसे पहले इसका क्रिया उठा करके लिख लीजिएगा, लिखवाना। क्या होगा इसका? लिखवाना। तो जिस क्रिया में वाना लगा रहे उसको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है वह चित्र बना रहा है। वह चित्र बना रहा है। तो यहाँ बनाना क्या हो जाएगा? यहाँ बनाना क्या हो जाएगा? ठीक है, बनाना क्या हो जाएगा? कौन सी क्रिया होगी? तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या बनाता है या किसको बनाता है? तो क्या उत्तर मिलेगा? चित्र को बनाता है। ठीक है, तो बनाना क्या हो जाएगी? यहाँ सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला देखिए वह हंसेगा। यहाँ कौन सी क्रिया है? हंसना। ठीक है, तो देखिए क्या हंसेगा या किसको हंसेगा? क्या हंसेगा, किसको हंसेगा? कोई जवाब नहीं निकलेगा। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। अगला है वह सोच कर। वह सोच कर बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ दो क्रिया है, एक बोलना और एक सोचना। ठीक है, तो हमको इसको पता करना है। सोचना क्या क्रिया यहाँ पर है? सोचना। तो सोचना यहाँ पर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला है नहाकर आओ। इसी की तरह है, तो ये भी क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला है माली ने पक्के पक्के आम तोड़े। तो यहाँ तोड़ना क्या हो जाएगा? तोड़ना क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए यहाँ तोड़ना क्या हो जाएगा? क्या तोड़ता है या किसको तोड़ता है? तो मिलेगा जवाब आम को तोड़ता है। तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला है तुमने अच्छी चाल चली। तुमने अच्छी चाल चली। यहाँ देखिए चाल और चली दोनों मिल रहा है। ठीक है, दो शब्द क्रिया के साथ दो शब्द मिलता जुलता अगर यूज होता है, प्रयोग होता है, तो उसको कहते हैं कौन सी? सजातीय क्रिया। कौन सी है? सजातीय क्रिया। ठीक है, आखिरी और लास्ट है कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, तो भौंकना जो क्रिया बनाई गई है, भौंकना, वो किससे बनाई गई है? भों भों की आवाज से। किससे? भों भों की आवाज से।
तो आप जानते हैं कि हमने बता चुके हैं इसके बारे में कि जिस क्रिया को कोई आवाज से बनाई जाती है उस क्रिया को कहते हैं कौन सी क्रिया? अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी? अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया उसको कहते हैं। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपका क्रिया से संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।